हेलो यारो, कैसे हो तुम सब लोग। अभी तक हम लोगों ने बेटा वाउचिंग शुरू करा था, राइट। वाउचिंग शुरू करा था और वाउचिंग में हम लोगों ने क्या करा था, उसके वाउचिंग का मीनिंग, उसके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह हम लोग देख आए थे। तो एक टॉपिक आपका बचा वाउचिंग में ही, जो अलग अलग तरीके से आपको एग्जाम में पूछा गया, ठीक है, इन योर प्रीवियस एग्जामिनेशंस। तो वहाँ पे कुछ इस तरीके से उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे, जो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ पहले, कि आखिर ड्यूटीज क्या है एक ऑडिटर की। कि जब तुम लोग सेल रिटर्न बुक चेक करते हो, तुम लोग कैश बुक चेक कर रहे हो, तुम लोग किसी की परचेज बुक चेक कर रहे हो, तुम लोग किसी की पेमेंट बुक चेक कर रहे हो, तो जो भी आप लोग बुक्स चेक कर रहे हो, उस उसे चेक करते वक्त एक ऑडिटर क्या क्या अपनी ड्यूटीज निभाता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना बेटा, हमें यहाँ पे ड्यूटीज पढ़नी है ऑडिटर की। कि जब भी ऑडिटर ऑडिट करने के लिए जाता है, क्या करने जाता है, ऑडिट करने जाता है, तो वो डिफरेंट बुक्स वहां पे क्या करता है बेटा, चेक करता है। डिफरेंट डिफरेंट बुक्स क्या करता है वहां पे, चेक करता है। तो उन डिफरेंट बुक्स को वो बेटा, उसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें जिनके ऊपर वो ज्यादा ध्यान देता है, और उन बुक्स में वो कौन कौन सी चीजें चेक करेगा, आज इसके ऊपर पूरा टॉपिक है, ठीक है। तो ये एग्जाम में आपको अलग अलग तरीके से पूछते हैं। कई बार सेल बुक के बारे में पूछ लेंगे, कई बार परचेज के बारे में पूछ लेंगे, क्या पता कई बार कैश बुक के बारे में पूछ लेंगे, तो कुछ भी पूछ सकते हैं वो लोग, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कवर सारा करेंगे। हाँ, ये मैं जरूर बोल दूंगा तुम्हें कि मोरलेस सभी सभी जगह पे तुम्हें देखने को एक जैसी चीजें मिलेंगी। कि जो भी बुक्स वो चेक करेगा, मोरलेस वो सेम चीजें चेक करेगा। अब यहाँ पे तुम्हें अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को यूज करना है, अपने माइंड को यूज करना है, और सोच के फिर क्वेश्चन को लिखना है। क्योंकि इस क्वेश्चन को रटा नहीं है, ना ही रटना, तुम लोगों ने रटा नहीं जा सकता इसको। इसको तुम लोग दिमाग में बिठाओगे कि ये चीजें चेक होगी है, तो उसके पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि बुक्स का मतलब क्या है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले उन्होंने बोला जब तुम लोग वाउचिंग कर रहे हो, तुम लोग क्या कर रहे हो, एविडेंस के साथ में बुक्स को मैच करके चेक कर रहे हो, वाउचिंग कर रहे हो। वाउचिंग का मतलब हमने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा, याद है किसी को वाउचिंग का मतलब क्या? जब हम लोग एविडेंस के साथ में आपकी रिकॉर्डिंग्स को क्या करते हैं, चेक करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है बेटा, वाउचिंग बोला जाता है, ठीक है। चलो, तो उन्होंने बोला वाउचिंग में अगर तुम लोग क्या चेक कर रहे हो, कैश बुक, क्या चेक कर रहे हो, कैश बुक। तो कैश बुक को चेक करते वक्त, कैश बुक को चेक करते वक्त कैश बुक को चेक करते वक्त एक ऑडिटर क्या क्या चीजें देखता है। अब कैश बुक तुम लोगों को याद हो, जब तुम लोगों ने कैश बुक पढ़ी थी, तो कैश बुक की बेटा कितनी साइड्स होती थी, कितनी साइड्स थी कैश बुक? दो ही साइड थी, कौन कौन सी, एक तो डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। अच्छा, डेबिट साइड में क्या आता था, अगर कैश बुक में पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड पे जाएगा, अगर तुम लोग किसी को पे कर रहे हो तो क्रेडिट साइड जाएगा। मतलब पैसा आएगा तो डेबिट साइड पे, पैसा जाएगा तो क्रेडिट साइड पे। तो जब एक ऑडिटर चेक करेगा कैश बुक को, तो वो डेबिट साइड पे चेक करेगा कि यहाँ यहाँ पे पैसा आया हुआ है, क्रेडिट साइड पे चेक करेगा यहाँ यहाँ पे पैसा गया हुआ है। तो वो कौन सी चीजों को चेक करेगा कि कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है और किस सोर्स से पैसा जा रहा है। तो कितना पैसा आया उसको भी चेक करना उसको, और कहाँ कहाँ पैसा गया ये भी चेक करना उसको। तो पहले चेक करते हैं कि जब वो बंदा डेबिट साइड को चेक करता है, कैश बुक की डेबिट साइड को चेक करता है, मतलब कैश बुक की रिसीट साइड को चेक कर रहा है, तो उसे क्या क्या चेक करना होता है उसमें, ठीक है। तो देखो, पहली चीज क्या है, पहले है ओपनिंग बैलेंस, कि पहले का तुम्हारे पास कितना कैश पड़ा था। मतलब ओपनिंग बैलेंस मतलब पहले का कितना कैश पड़ा था, कितना बैलेंस ऑलरेडी तुम्हारे पास पड़ा था, पहले ये चेक करेगा। फिर देखेगा तुम लोगों ने कैश में कितनी सेल करी, जितनी कैश में सेल करोगे उतना ही पैसा तुम्हारे पास पहुंचेगा। तो कैश सेल चेक करेगा, पहले क्या चेक करेगा, ओपनिंग बैलेंस। दूसरा क्या चेक करेगा, कैश सेल। अब सर कैश सेल में क्या क्या चीजें चेक होती हैं, देखो सबसे पहले वो एविडेंस देखेगा। आपने जब किसी को सेल करी होगी तो बिल काट के दिया होगा ना उसको कैश का, तो वो कैश सेल कहाँ कहाँ से चेक करेगा, वो चेक करेगा तुम्हारे पास एविडेंस क्या क्या है, आपने कैश मेमोज कितने सेल करे हैं, ठीक है। आपकी डेली टोटल रिसीविंग कैशियर बुक, कैशियर कैश बुक, जो आपका कैशियर है उसने कैश बुक में रोज की कितनी एंट्री डाली है, ठीक है। उसको जर्नल कैश बुक के साथ में डील करेगा। जर्नल का मतलब जहाँ पे सारा पैसा लिखा जाता है, फिर उसको बाद में पोस्टिंग की जाती है कैश बुक में। तो उन्होंने बोला कि आपका जो कैशियर है, जो वो कलेक्ट करता होगा, उसके साथ में मैच करके देखोगे कि जितना पैसा उसने डेली कलेक्ट करा, क्या उतना ही पैसा वहां पे कैश बुक में लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। फिर कैश मेमोस चेक करेगा, जैसे कि ऊपर उन्होंने बताया। और फिर कैश रजिस्टर चेक करेगा, अगर डेली उसने कोई भी पैसा लिया है तो ये चीजें वो चेक करता है कैश सेल्स में। क्या क्या, एक तो कैश मेमो चेक करेगा, बिल्स चेक करेगा, आपके रजिस्टर चेक करेगा जिसमें आप लोग क्या कर रहे हो, कैश रिसीव कर रहे हो, ठीक है। कैशियर जो उसने रजिस्टर बनाया वो चेक करेगा। तो ये कैश सेल्स में वो चीजें चेक करता है, डन। फिर रिसिप्ट फ्रॉम द डेटर, अगर तुम लोगों ने
कैश सेल नहीं करी, कौन सी सेल करी है, क्रेडिट सेल करी है। क्रेडिट सेल का मतलब क्या, उधार पे किसी को सामान बेचा बेटा, उधार दिया तुम लोगों ने किसी को, तो उस उधार के लिए, उधार जब वो लोग चुकाएंगे, वापस चुकाएंगे तुम लोगों को, तब भी तो पैसा आएगा। तो दैट इज रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स, डेटर से पैसा मिल रहा है। अब जब डेटर से पैसा लोगे तो तब भी क्या क्या चीजें चेक करोगे, ऑडिटर को ये वाउच करना है काउंटर फॉइल, काउंटर फॉइल रिसिप्ट। बेटा सर काउंटर फॉइल रिसिप्ट पता किसी को क्या होती है? लेजर फोलियो का नाम सुना कभी? LF लिखा होता है जर्नल एंट्रीज में, ठीक है ना। उस फोलियो के साथ में रिसीट्स को चेक किया जाता है कि आखिर जो रिसीट्स आपको मिली, जो पैसा आपको मिला है, क्या वो डेटर कौन से डेटर से मिल रहा है और उसके पास कौन सी रिसीट्स थी, ठीक है, उसके साथ मैच करना होता है। फिर ही शुड चेक द डेटर लेजर लाइबिलिटी, लेजर में उसकी कितनी लाइबिलिटी थी ये भी चेक करेंगे। जैसे राम से मेरे को 1 लाख रुपीस आ रहे हैं, तो क्या 1 लाख रुपीस उसके लेजर में लिखे हुए थे या नहीं लिखे हुए थे, ये भी चेक कर सकते हैं। ऑडिटर कोरस्पोंडेंस चेक करेगा, क्या चेक करेगा, कोरस्पोंडेंस, मतलब मेरा, हम लोगों ने जितना पैसा लिखा वो भी चेक करेगा, और चाहे वो तो वो राम के पास जाके भी चेक कर सकता है कि यार तुम बताओ तुम्हें इस कंपनी को कितना पैसा पे करना था, ठीक है, समझ आया। कि पहले तो वो क्या करेगा, सबसे पहले वो काउंटर फॉइलिंग रिसीट से चेक करेगा कितना पैसा उसको मिला है। फिर वो चेक करेगा डेटर लेजर, डेटर की लेजर जाके चेक करेगा कि लेजर में उसके कितना पैसा शो कर रहा है आउटस्टैंडिंग अमाउंट से। फिर वो चाहे तो कोरस्पोंडेंट भी मांग सकता है, कोरस्पोंडेंट मतलब यहाँ पे वो चेक कर रहा है, साथ साथ में उसको फोन करके पूछता रहेगा कि क्या तेरे अकाउंट में भी इतना ही पैसा था, क्या तूने इतना ही पैसा पे करना था, तो उससे कोरस्पोंडेंटली भी चेक कर सकता है। फिर स्पेशल अटेंशन देगा कहाँ पे, डिस्काउंट दिया है, क्या वो तुम्हारा सगा संबंधी था, क्या तुम्हारा कोई रिलेशन था उसके साथ में, तो तुम लोगों ने कितना डिस्काउंट दिया, कोई बैड डेट दिया, वहां पे ऑडिटर क्या करता है, स्पेशल अटेंशन से काम करता है, ठीक है। अगर कोई डिस्क्रिपेंसीज आती है, डिस्क्रिपेंसीज कल पढ़ा था हम लोगों ने, क्या मतलब था डिस्क्रिपेंसीज का, डिस्क्रिपेंसीज का क्या मतलब होता है, कोई भी डिफरेंस आ जाना, कोई डिफरेंस आ जाएगा तो उसको केयरफुली नोटेड करेगा। तो ये सारी चीजें चेक करेगा जब वो क्रेडिट सेल की होती है उन्होंने और वहां से उनको पैसा रिसीव हो रहा है, ठीक है। जब डेटर से पैसा रिसीव होगा तो क्या क्या चीजें चेक करेगा, एक तो काउंटर फाइलिंग, दूसरा अपना डेटर की लेजर, ठीक है, डेटर की लेजर चेक करेगा। फिर ऑडिटर कोरस्पोंडेंसली उससे बात भी कर सकता है सर्टन करने के लिए कि क्या उसकी करेक्ट पोजीशन है या नहीं है। फिर स्पेशल अटेंशन देगा कहाँ पे, डिस्काउंट्स अलाउ करे हैं, और लास्ट में क्या करेगा, वो डिस्क्रिपेंसीज को चेक करेगा। तो ये सारी चीजें थी जब वो क्या चीजें चेक करता है, कैश बुक चेक कर रहा है। तो देखो कैश बुक में क्या क्या चीजें, डेबिट साइड चेक कर रहा है, कहाँ कहाँ से कंपनी ने पैसा लिया, उसको चेक करने के लिए पहले देखेगा ओपनिंग बैलेंस कितना था कंपनी के पास, फिर देखेगा उसने कैश सेल कितनी की, कैश सेल में कुछ पॉइंट्स चेक करेगा। फिर वो देखेगा डेटर से अगर पैसा ले रहा है तो डेटर से पैसा लिया उस वक्त उसको क्या क्या चीजें चेक करनी है, तो वो भी ये चेक करेगा यहाँ पे, ठीक है। अब बारी है किसकी, पेमेंट की। अब क्रेडिट साइड की बारी आ गई कि कंपनी ने किस किस को पैसा पे करा है और कहाँ कहाँ पे करा है, उसको चेक कैसे करता वो, ठीक है। तो वो चेक करता है कि पैसा राइट पर्सन को दिया है या नहीं दिया, बिजनेस ने खुद दिया, ठीक है, मतलब हमारे ही बिजनेस से पेमेंट होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में सैंक्शन चेक करेगा, सैंक्शन बाय पर्सन होल्डिंग सेम अथॉरिटी, मतलब वो ये भी चेक करेगा कि जिस पर्सन ने पेमेंट करी है, जिस पर्सन को पेमेंट करना थी, वो उतनी पेमेंट के लिए ऑथराइज है या नहीं है। मतलब मेरे को कैशियर बनाया हुआ कंपनी ने और मेरे को बोला कि 10 लाख तक का पेमेंट कर देना, मैं 2-2 करोड़ की पेमेंट कर रहा हूँ, क्या मेरी अथॉरिटी है, नहीं है ना। तो ये भी ऑडिटर चेक करता है। फिर सपोर्टेड बाय प्रॉपर वाउचर चेक करेगा, प्रॉपर वाउचर आपने इशू करा था या नहीं करा था, या लिया है या नहीं लिया है। और लास्ट में रिकॉर्डिंग चेक करेगा। तो ये सारी चीजें चेक करता है जब वो पेमेंट साइड को चेक करता है, किसको, पेमेंट साइड को, कैश बुक की पेमेंट साइड को चेक करता है। तो वो ये चीजें चेक करेगा कि आखिर पेमेंट राइट पर्सन को करी है, बिजनेस ने खुद करी है, उसके बाद में उसको सैंक्शन थी इतनी लिमिट पेमेंट करने के लिए जिस जो पर्सन पेमेंट कर रहा है। फिर प्रॉपर वाउचर्स चेक करेगा और रिकॉर्ड चेक करेगा आपने रिकॉर्डिंग अच्छे से की है या नहीं। अब 2 तरीके के खर्चे होते हैं बेटा, एक तो रेवेन्यू, एक तो कैपिटल। रेवेन्यू मतलब ऐसा खर्चा जो डे टू डे की एक्टिविटीज के लिए किया जाता है। अच्छा एक बिजनेस चल रहा है, एक बिजनेस चल रहा है, मोमोज का बिजनेस चल रहा है किसी का। अब मोमोज वाले को डे टू डे के खर्चे कौन से, मोमोज वाले के, मैदा और वेजिटेबल्स, हाँ वेजिटेबल्स और, हाँ टमाटर, हाँ पे वेजिटेबल्स में आते हैं वो टमाटर, और ठीक है मेयोनीज और चटनी, है ना, फिर मसाला, है ना, डिस्पोजल्स। तो डे टू डे का खर्चा है या नहीं है, जो रोज होना है, जो उसके बिजनेस के साथ में रिलेट कर रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं उसका कैपिटल खर्चा कौन सा है, सर ऐसा खर्चा जो कि एक बार लगा और सालों साल तक चलेगा, जैसे उसका काउंटर, उसकी दुकान जो भी है, काउंटर दुकान, ठीक है। फिर उसका क्या कहते हैं वो स्टीमर जिसमें वो स्टीम करता है, ठीक है। फिर जो भी उसका मतलब वो क्या कहते हैं
क्या कहते हैं उसको, गैस वगैरह, ठीक है। सिलेंडर की बात नहीं कर रहा क्योंकि सिलेंडर बार बार चेंज होता रहता है, ठीक है। फिर उसकी जो जिससे वो बनाता सामान, तो ये सारी चीज़ें कौन सी उसकी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। अब उन्होंने बोला दो तरीके के खर्चे होते हैं, या तो रेवेन्यू या तो कैपिटल। अब रेवेन्यू खर्चा जो डे टू डे का खर्चा है वो चेक करने के लिए क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, ये तुम्हें एग्जाम में आया था कि बताओ वेजिस, क्या वेजिस डे टू डे है या नहीं है, क्या वेजिस और सैलरी रेवेन्यू खर्चा है या नहीं है। रेवेन्यू खर्चा है, हर महीने बाद हो जाना है, हर साल बाद हो जाना, ठीक है ना। ओ साल बाद कह रहा हूँ, हर दिन बाद हो जाना या हर महीने बाद हो जाना, ठीक है ना। तो सैलरी आप मंथली पे करते हो, वेजिस क्या पता आप डेली पे कर रहे हो, ठीक है ना। तो ऐसे खर्चे को क्या बोलते हैं, रेवेन्यू खर्चा, जो कि बिजनेस में डे टू डे में चलता रहता है। अब ये तुम्हें क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि बताओ वेजिस साइड को चेक करने के लिए, जब वेजिस वाला अकाउंट वो चेक करता है तो वो क्या क्या चीजें देखता है, ठीक है। कि आप लोगों ने अपने वेजिस अपने आपने अपनी पेमेंट साइड पे लिखा था, हमने 10 लाख की वेजिस पे करी, तो 10 लाख की वेजिस पे करी, उसके लिए 10 लाख पे करा तुम लोगों ने कैश में, तो उस कैश को किस किस बंदे को पे करा, सही से पे करा या नहीं करा, तो वो कौन कौन सी चीजें चेक करता है वेजिस अकाउंट को चेक करने के लिए। तो ऑडिटर फॉलोइंग पॉइंट्स को ध्यान में रखता है जब वो वेजिस अकाउंट को चेक कर रहा होता है। क्या क्या, पहले सबसे पहले उसको इंटरनल चेक सिस्टम, जो भी आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, इंटरनल चेक है, उसके ऊपर वो उसको डिपेंड होके आपके वेजेस अकाउंट को चेक करना होता है, ठीक है। फिर वेज शीट, आपने हमेशा वेज शीट बनाई होगी, वहां पे लिखा होता ये डिफरेंट टाइप के पर्सन हमारे पास अवेलेबल है, इसको हम इतनी वेज पे करते हैं, इसको इतनी वेज पे करते हैं, तो उसकी शीट बनी होती है। तो उसको वेज शीट को चेक करना है कि एंट्रीज वहां पे सेम थी या फिर नहीं थी। वर्कर के कार्ड चेक करोगे, कैसे ऐसे ना हो कि किसी अपने ही बंदे को तुम लोग पे करी जा रहे हो और दिखा रहे हो कि ये मेरा वर्कर है, ठीक है, तो गलत आप वेजेस पे करवा रहे हो, ठीक है। वर्कर्स के कार्ड चेक करोगे, टाइम चेक करोगे, रिकॉर्ड चेक करोगे, कैजुअल वर्कर है या नहीं है, ओवर टाइम कितना करा, तो ये सारी चीज़ें चेक करोगे, ठीक है। फिर वेज शीट आर ड्यूली प्रिपेयर्ड, वेज शीट जो है वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड है या फिर नहीं है, खराब तो नहीं है कहीं, झूठी तो नहीं है कहीं, ठीक है ना, तो ये चीज़ चेक करोगे। उसके बाद में देखोगे कितना अमाउंट आपने वेजिस पे करा है पर पर्सन को, एंड हैज़ बिन विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, बैंक से कितना पैसा गया, कैश बुक से कैश में कितना पैसा पे करा, बैंक से कितना पैसा पे करा, ये भी चेक करोगे। अनक्लेम्ड वेजिस कितनी है, ऐसी वेजिस कितनी है जितने लोगों को आप लोगों ने पेमेंट इस बार नहीं करी, अनक्लेम्ड वेजिस बताओ कितनी पेमेंट है, ठीक है। तो उसके बाद में एग्जामिन करेगा द डिडक्शन फ्रॉम द फाइन, अगर आपने किसी को पेमेंट करी है, जैसे मैंने किसी को पे करना था, 1 लाख रुपये मैंने पे करना था, लेकिन बाद में पता लगा कि उस बंदे ने छुट्टियां बड़ी मारी थी, उस बंदे के कारण हमारी ये मशीनरी खराब हो गई थी, तो मैंने उस पर फाइन लगाया था, मैंने पेनल्टी लगाई थी, तो कितनी फाइन और कितनी पेनल्टी आपने उसके ऊपर इम्पोज करी है और कितनी डिडक्ट करके सैलरी उसको पे करी है, डिडक्ट करके अपनी वेजेस पे करी है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग क्या करोगे, चेक करोगे वेजेस पे करने के लिए। मेरे को नहीं लगता कि इसमें से कोई ऐसा पॉइंट है जो तुम लोगों को लगता है कि सर बड़ा ही ज़्यादा डिफिकल्ट पॉइंट है। आपने सिंपल वेजिस पे कर रही है किसी बंदे ने और आप उसके रजिस्टर को चेक करना है, आपने क्या क्या चीज़ें चेक करोगे, कितना अमाउंट गया, किस किस को अमाउंट गया, क्या वेजिस एग्जैक्ट अमाउंट गया या नहीं गया, आपका रजिस्टर में क्या नाम था, ओवर टाइम उसने कितना करा, ठीक है। फिर उसके बाद में अनक्लेम्ड वेजेस कितनी है, ठीक है, बैंक से कितना पैसा गया, कैश में कितना पैसा पे करा, डिडक्शन कितनी काटी तुम लोगों ने, तो ये सारी चीजें चेक करोगे। और वर्कर का कार्ड चेक करोगे कि क्या सच में वो बंदा वर्कर भी है या नहीं है, या ऐसे किसी के नाम के ऊपर वेजेस काट रहे हो। तो ये सारी चीजें हमें चेक करनी है जब हम लोग क्या कर रहे हैं, वेजिस अकाउंट को क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, ठीक है। फिर सैलरी, सेम चीजें सैलरी में भी होगी कि क्या वो बंदा एम्प्लॉइज है या नहीं है, वाउच सैलरी और विद सैलरी बुक, जो सैलरी बुक है उसके साथ में भी आप उसको मिला के देखोगे। फिर सैंक्शन लिमिट है या नहीं है उस रिस्पॉन्सिबल पर्सन को, जो बंदा पे कर रहा है सैलरी, क्या उसके पास इतनी अथॉरिटी है कि वो बंदा इतनी सैलरी पे कर सकता है, ठीक है। फिर मिनट बुक भी चेक करोगे, बोर्ड के मिनट बुक भी, कि कितनी सैलरी पे करी आप लोगों ने मेन बंदों को, जैसे सेक्रेटरी को कितनी पे करी, मैनेजर को कितनी पे करी, सीनियर ऑफिसर को कितनी सैलरी दी, ये भी सारी चीज़ें चेक होती है, ठीक है। अच्छा 500 रुपये से अगर ऊपर की अमाउंट है उसके ऊपर क्या लगानी है, रेवेन्यू स्टैम्प, ये कहीं और भी पढ़ा था हम लोगों ने। 500 रुपये से ऊपर की अगर वैल्यू होगी तो क्या लगाओगे वहाँ पे, रेवेन्यू स्टैंप लगी होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में उन्होंने केयरफुली ऑब्जर्व करना कोई अबनॉर्मल इंक्रीज और डिक्रीज इन द सैलरी बिल्स, कि कोई इंक्रीज या डिक्रीज करा आप लोगों ने। अबनॉर्मल का मतलब है कि जैसे मैंने 10,000 रुपया बढ़ा दिया किसी का अचानक से, उस बंदे की सैलरी कितनी थी, उस बंदे की सैलरी थी 500 रुपया दिहाड़ी, उसको मैं डायरेक्ट 10,000 रुपया देने लगा, तो क्या इट इज़ एन अबनॉर्मल इंक्रीज और डिक्रीज, आपने अचानक से इतना ज़्यादा इफेक्ट डाल दिया, उसके ऊपर क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो कोई अबनॉर्मल इंक्रीज और डिक्रीज होगा किसी मंथ टू मंथ में, तो उसमें ऊपर क्या करोगे, उसको अच्छे तरीके से केयरफुली एग्जामिन करोगे। ये सारी चीज़ें थी सैलरी, ठीक है।
कमीशन में भी ऐसा ही होगा, ठीक है। कमीशन आप रीड करना, ठीक है, मैं वो करवा देता हूँ जो आपको एग्जाम में आए हुए हैं। बाकी बेटा जहाँ पे नहीं समझ लगेगा बाकी अपना दिमाग यूज करना और लिख ही जाना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो मर्जी तुम्हें पढ़ा दूँ, क्या आप तुम लोग ये सेम तो नहीं लिख के आओगे, मेरे को ये भी पता है, कितना का याद रखोगे दिमाग में, लेकिन हमें ये आइडिया हो जाएगा कि आखिर ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं और ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जो आपके एग्जाम में पहले आ चुके हैं मैं उसको कवर कर रहा हूँ, ताकि अगर फिर से वो रिपीट हुए तो तुम लोग लिखने वाले बन जाओगे। बाकी छोटी छोटी चीज़ें वो आप खुद रीड आउट यहाँ से कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी। यहाँ पे वेजिस आपको 2 बार पूछा गया था कि वेजिस के बारे में बताओ। वेजिस चेक करोगे, वेजिस का रजिस्टर चेक करोगे तो आपको कौन कौन सी चीज़ें चेक करने की जरूरत पड़ेगी वहाँ पे, ठीक है। चलो, तो सेल आपकी पेमेंट बुक होगी है, वेजिस वाली होगी है। अब और क्या था इसमें, सेल रिटर्न वाली। चलो आ जाओ। अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होता है, कौन सा होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा होगा, कौन सा होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर एक बिजनेस के लिए, एक बिजनेस के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा होगा। हाँ, कैपिटल कौन सी कैपिटल, कौन सा होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिक्स एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, ये सारे क्या है आपके, सारे क्या है आपके कैपिटल एसेट्स हैं, या ऐसे कैपिटल एक्सपेंडिचर आप लोग इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो उन्होंने बोला वाउचिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब कि अगर आप लोगों ने कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर कोई खर्चा करा है, क्या करा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर खर्चा करा है, तो उसमें आप लोगों ने या तो लैंड एंड बिल्डिंग ली होगी, ठीक है, या आपने प्लांट मशीनरी ली होगी, ठीक है। उसके बाद में आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी होगी, फिर आपने कोई पेटेंट लिया होगा, ठीक है, कॉपीराइट लिया होगा, लोन या तो दिया होगा या तो लिया होगा। तो ये सारे खर्चे क्या हैं आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं। अब देखो, जब लैंड एंड बिल्डिंग का मैं अकाउंट चेक कर रहा हूँ तब मुझे क्या क्या याद रखना है। तो देखो, पहले तो टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी, कि प्रॉपर्टी का टाइटल किसके पास है, क्या मैंने उस लैंड एंड बिल्डिंग को अपने नाम पे रखा है या मैंने कंपनी के नाम पे रखा है। टाइटल देखो, मैंने बोल दिया मैंने 10 करोड़ की लैंड ली है, अरे दिखा तो सही लैंड कहाँ पे है, ठीक है ना, जगह तो दिखा। 10 करोड़ की वैल्यू तुम लोगों ने बोल तो दी, दिखाओ टाइटल डीड दिखाओ, किसके नाम के ऊपर प्रॉपर्टी है। तो इसी से चेक होगा ना कि 10 करोड़ की वैल्यू सच में गई है अकाउंट में से, ठीक है। उसके बाद में शुड ऑल्सो एग्जामिन द टर्म ऑफ लीज, अगर आप लोगों ने लीज पर लिया है किसी चीज को तो उस लीज की टर्म बताओ, कितने सालों के लिए आप लोगों ने लीज पर ली है चीज, ठीक है। फिर अगर ऑक्शन से वो चीज ली है, ऑक्शन क्या होता है, नीलामी होती है ना किसी चीज की, तो अगर ऑक्शन से ली है तो फिर अकाउंट ऑफ द ऑक्शनर, जो जिस पर्सन ने बेचा है, ऑक्शनर करा है, ऑक्शन करी है, उस पर्सन का अकाउंट भी चेक करोगे कि क्या उसी से इसने परचेज करी है और क्या इतनी वैल्यू उसने दी थी ऑक्शन में या नहीं दी थी, ठीक है। फिर ब्रोकर, ब्रोकर से पूछोगे जाके, अगर कोई बंदा होता है ना बीच में, ब्रोकर होता है जिससे हम लोग जाके प्रॉपर्टी खरीदवाते हैं, तो बीच में कोई बंदा आ जाता है ब्रोकर, तो ब्रोकर को भी एग्जामिन करोगे आप लोग कि क्या उसने प्रॉपर्टी लेने में कितना पैसा लिया, ब्रोकर ने कितना पैसा लिया, ये भी चेक करोगे, ठीक है। फिर इन केस ऑफ बिल्डिंग हैज बीन कंस्ट्रक्टेड, अगर आपने बनाई है बिल्डिंग खुद से तो फिर कॉन्ट्रैक्टर का नाम, कॉन्ट्रैक्ट चेक करोगे कि एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट में कितना पैसा बना था, कितना पैसा डिसाइड किया गया था, ठीक है। उसके बाद में अगर एक्सपेंसेस जो भी आपने खर्चा पे करा, ब्रोकरी पे करी है, ऑक्शन के लिए पे करा है, कोई कमीशन पे करी है, आर्किटेक्चर की फीस पे करी है, रजिस्ट्रेशन फीस करी है, उन सारी चीज़ों की रिसिप्ट बुक क्या करोगे, चेक करोगे। तो ये सारी चीज़ें चेक करोगे अगर तुम लोग कोई एसेट में अपना खर्चा करते हो, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो। तो यही इसमें से आधे से ज़्यादा पॉइंट आपके मशीनरी में भी सेम हो, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग हो, मशीनरी, मशीनरी अब लीड करना खुद से, वही चीज़ें सारी की सारी। इन्वेस्टमेंट, अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करी है तो ऑडिटर जब चेक करेगा तो देखेगा कि क्या सही में आपने इतनी इन्वेस्टमेंट करी थी या नहीं करी थी, ठीक है। ब्रोकर का नाम देखेगा किसने इन्वेस्टमेंट सोल्ड करी, ठीक है, स्टॉक ब्रोकर देखेगा, ठीक है। उसके बाद में न्यू इशू था, शेयर्स आपने लिए हैं तो न्यू इशू मार्केट में लिए हैं, चेक करना इसको जरा, उसकी लाइट बंद होती है। तो न्यू इशू मार्केट में बेटा, ठीक है, क्या कर रहे हैं, न्यू इशू मार्केट में चल रहा है, बस ठीक है, हो गया। तो कहाँ पे थे हम लोग, तो न्यू इशू मार्केट में इन्वेस्टमेंट हुई है नहीं हुई है, बैंकर की रिसिप्ट चेक करोगे आप लोग
कि आपने नई मार्केट से चेक कर लिए हैं, मतलब आईपीओ पढ़ा था ना आप लोगों ने, आईपीओ एफपीओ पढ़ा हुआ है, तो वहां से आपने लिए हैं, तो अलॉटमेंट लेटर चेक करोगे कि क्या तुम्हें शेयर्स मिले थे या नहीं मिले थे। फिर ऑडिटर एग्जामिन करेगा एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, कौन सी इन्वेस्टमेंट, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट तुम्हारी कितनी है, ठीक है, डिविडेंड उसमें कितना कितना मिल रहा है तुम्हें, तो ये सारी चीजें चेक होती है इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। अब ये कॉमन चीजें, अगर तुम लोगों को थोड़ा सा भी पता है ना कि टॉपिक क्या चल रहा है, तो तुम लोग इस चीज के बारे में लिख सकते हो। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि मैंने प्लांट मशीनरी ली है, तो तुम मेरी बात पे यकीन कैसे करोगे, सर लाओ अपने टाइटल डीड, लाओ अपने टाइटल डीड, क्या लाओ, टाइटल डीड लाओ, ठीक है। एक मिनट रुको यार, क्या चल रहा है इसको आज, क्यों तंग कर रहा है भाई। पढ़ने के टाइम पे हमें तंग करता ही, वैसे चलता रहेगा। आ गया। अगर तुम लोग सभी पास हो गए तो मेरे को गिफ्ट दे देना, ठीक है, एक अच्छा सा कैमरा लेके। चलो, तो इन्वेस्टमेंट में उन्होंने क्या बोला, इन्वेस्टमेंट में क्या करेगा वो, इन्वेस्टमेंट में क्या कहते हैं, किस पे थे मैं, किस में थे हम लोग, लैंड एंड बिल्डिंग में, है ना, मैंने बोला था मैं लैंड एंड बिल्डिंग ली है। तो मेरे एसेट पे तुम लोग यकीन कैसे करोगे, आप लोग बोलोगे सर अपना टाइटल डीड दिखाओ, चेक करें तुम आपने लैंड ली है या नहीं ली है। फिर ब्रोकर से पूछ लोगे कि क्या सच में आपने इससे पैसे लिए थे, अगर मैंने ऑक्शंस में ली होगी तो आप ऑक्शनर के पास जाके पूछ सकते हो कि क्या इतने इन्होंने कितने पैसे दिए थे इस चीज़ के, ठीक है। फिर अपनी जो मैं बोलूँगा कि मैंने इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करवाई है, मैंने इसके ऊपर क्या कहते हैं कमीशन पे करी है, तो आप बोलोगे सर उसकी रिसीट दिखाओ। तो फिर इन चीज़ों से चेक होगा कि क्या सच में लैंड एंड बिल्डिंग पे मैंने इतना खर्चा करा है या फिर नहीं करा है। मैं कोई मशीन लेके आऊँगा, सबसे पहले बोलोगे दिखाओ मशीन कितने की है, ठीक है। फिर मशीन अगर लीज पे ली है तो फिर लीज रेंट दिखाओ, आपका कितना लीज रेंट जा रहा है, या फिर आपने ब्रोकर को ही रखा होगा बीच में, उससे उससे बात करवाओ। तो इस तरीके से एक ऑडिटर चेक करता है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को कि आखिर उसने कितना खर्चा करा है किसी पर्टिकुलर चीज़ पे। ये एग्जाम में आया था तुम्हें, पेटेंट एंड कॉपीराइट, पता तुम्हें पेटेंट का मतलब क्या होता है, क्या मतलब होता है पेटेंट का और क्या मतलब होता है कॉपीराइट का। मैंने कोई ऐसा फॉर्मूला बनाया, ठीक है, मैंने कोई ऐसा फॉर्मूला बनाया जिसको कोई और पर्सन ने अभी तक इन्वेंट नहीं करा था, दैट इज कॉल्ड एज पेटेंट। कोई ऐसा प्रोसेस क्रिएट कर देना, उसको क्या बोल देते हैं, पेटेंट, समझे। तो जैसे कि कोको कोला, लिम्का, इनके अपने सोल्ट है, इनका अपना प्रोसेस है किसी चीज को बनाने का, वैसा कोई और बंदा नहीं बनाता, ठीक है। तो ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं, पेटेंट। कॉपीराइट क्या होता है, सर कोई आर्टिस्टिक चीज बनाई है आपने, कोई ऐसी धुन निकाल दी नई, है ना, नागिन धुन, हम लोगों ने नई धुन निकाल दी, कोई ऐसी धुन बन रही है, कोई ऐसा लिरिक्स लिख दिए हैं जिससे तबाही मच गई है सारी जगह पे, तो उसको ऊपर क्या लिया जाता है, कॉपीराइट। मतलब आर्टिस्टिक चीजों के ऊपर आपको कॉपीराइट मिलता है, और किसी प्रोसेस के ऊपर तुम्हें क्या मिलता है, पेटेंट मिलता है। तो उस पेटेंट और कॉपीराइट को कंपनी क्या करती है, यूज करती है, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या एग्जामिन करना है, ये तुम्हें एग्जाम में आया हुआ है कि बताओ पेटेंट और कॉपीराइट को जब आप लोग खरीदते हो या आपने उसके ऊपर कोई खर्चा करा है, तो फिर क्या क्या चीजें चेक करी जाती हैं। पहले एक्चुअल आपका पेटेंट क्या है, एजेंट से वेरीफाई करोगे आप कि कितनी फीस पे करी थी एजेंट को, देखो सेम रिपीट हो रहा है। फिर फीस पे टू एजेंट फॉर कैपिटलाइज, उसको कैपिटलाइज मतलब उसको बैलेंस शीट में लेके जाने के लिए, उसको एसेट बनाने के लिए आप लोगों ने कितनी फीस पे करी है। फिर ऑडिटर ऑल्सो चेक द रिन्यूएबल फीस, अगर 5 सालों बाद 10 सालों बाद जितनी देर बाद भी उसको रिन्यू करवाने पड़ता है आपके पेटेंट और उसको, तो उसको कितनी फीस पे करी है, ठीक है। रिन्यूअल फीस इफ द नॉट कैपिटलाइज दिस फीस रिप्रेजेंट द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और अगर आपने कैपिटलाइज नहीं करवाया तो उसको रेवेन्यू ट्रीट करेंगे, अदरवाइज को कैपिटल ट्रीट किया जाएगा। तो ये चीजें जब आप पेटेंट या कॉपीराइट लेते हो उस वक्त क्या क्या चीजें चेक करनी होती। फिर ये एक बार खुद रीड करना, पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक क्या होता है, छोटे मोटे खर्चों के लिए, मतलब मैंने किसी को 10,000 रुपया दे दिया और मैंने बोला जितने छोटे मोटे खर्चे हैं, जैसे शॉर्पनर लेने जाना है, पेंसिल लेने जाना है, ठीक है, किसी को क्या कहते हैं कोई आता है, ठीक है, तो उसको चाय पानी पूछने के लिए जितना खर्चा है तो तू खुद ही कर लिया कर, मेरे पास बार बार मत आया कर, उसको बोलते हैं पैटी एक्सपेंसिस। तो पैटी कैश बुक चेक करने के लिए वो क्या क्या चेक करेगा, तो वो सारी चीजें लिखी हुई हैं यहाँ पे, ये सिंपल सी चीजें, ये तुम लोग लिखो देखोगे तो हो जाएगा। फिर मैं आ रहा हूँ अब इम्पोर्टेंट चीज़ के ऊपर जो तुम्हें फिर एग्जाम में आई थी, सेल बुक के बारे में बताओ जी। हम लोगों सेल बुक चेक कर रहे हैं, तो सेल बुक में क्या क्या चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी, तो वो चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रख के किसी भी सेल बुक की क्या करनी है, वाउचिंग करनी है, ठीक है। अब इसमें पता क्या आया था तुम्हें, एक तो सेल बुक आई थी और एक हाँ सेल ऑन रिटर्न बेसिस वाला आया था, ये रहा। चलो, तो सेल बुक में क्या चेक करोगे, पहले ये चेक करोगे कि आपने किस नाम से सेल करी है,
डेट, टाइम, इनवॉइस, अमाउंट, ये सारा कुछ चेक करोगे कि इनवॉइस पे प्रॉपरली मेंशन था या फिर नहीं था। तो सेल बुक चेक करोगे तो सेल में मैंने लिखा हुआ सेल बुक में 1 लाख की सेल हुई है, तो 1 लाख की सेल के बदले में इनवॉइस भी तो 1 लाख के होने चाहिए ना, तो वही चीज़ चेक कर रहे हैं ये। फिर उसके बाद में सम डिस्टिंक्शन इज मेड ग्रांटेड ऑन द ट्रेड डिस्काउंट और 2 और मोर कस्टमर इन इफ द रीजन शुड बी इंक्वायर्ड इनटू, मतलब आपने 2 या 2 से ज़्यादा लोगों को अलग अलग डिस्काउंट दिया है, सभी को दिया है, लेकिन अलग अलग तरीके का डिस्काउंट दिया, तो उससे आप इंक्वायरी भी कर सकते हो कि क्यों तुम्हें अलग अलग डिस्काउंट दिया, कि क्यों तुम लोगों ने इनको अलग अलग तरीके से डिस्काउंट दिया। सेल बुक वाउच विद द हेल्प ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिसीव्ड बुक एंड द गुड्स आउटवर्ड बुक टू इंश्योर नो सेल हैज़ बीन ओमिटेड फ्रॉम द रिकॉर्डिंग। मतलब अगर आप सेल बुक को चेक कर रहे हो, उसके साथ में आपने कितने गुड्स रिसीव करे थे, रिसीव बुक भी चेक करोगे कि ऑर्डर कितने रिसीव हुए थे और कितने गुड्स आपके गए हैं, ताकि आप लोग जब चेकिंग कर रहे हो तो किसी भी तरीके की ओमिशन ना रहे। ठीक है, इतनी मैंने सेल करी, ठीक है सेल करी आपने, उसके साथ में कितने ऑर्डर्स रिसीव हुए थे तुम्हें ये भी चेक करोगे, उसके साथ में कितने गुड्स आप लोगों ने भेज दिए ये भी चेक करोगे। फिर अप्रूवल ऑन रिटर्न बेसिस, कितने गुड्स सप्लाई ऐसे ही करें जो कि अप्रूवल और रिटर्न बेसिस के ऊपर है। पता क्या होता है अप्रूवल और रिटर्न बेसिस? हम लोग शॉप पे जाते हैं, कई बार होता है ना हमें चीज़ पसंद आ जाती है, लेकिन हमें डर होता है कि हमारे घर वालों ने अगर मना कर दिया तो पैसे वेस्ट हो जाएंगे, तो हम उसे बोलते हैं कि यार भाई मेरी बात सुन, मैं लेके तो जा रहा हूँ ये चीज़, लेकिन अगर मेरे घर वालों को पसंद नहीं आई तो क्या इसको रिटर्न कर दोगे? दैट इज सेल ऑन रिटर्न बेसिस। तो उन्होंने यही बोला कि अप्रूवल ऑन रिटर्न बेसिस या सेल ऑन रिटर्न बेसिस पे अगर आपने गुड्स सप्लाई करे हैं, उसको भी चेक करा जाता है कि कौन सी सेल मानी गई है और किसको सेल नहीं माना गया। जैसे मैं घर पे लेके गया और मैंने घर जाके उसको बोल दिया हाँ भाई पसंद आ गई है, तो वो अपनी बुक में क्या लिख देगा? सेल लिख देगा। और अगर मैंने उसको बोला भाई वापस करने आओ, तो फिर वो रिटर्न डाल देगा। तो मेरे को चेक करना पड़ेगा कि आखिर सेल बुक में वो सेल और रिटर्न बेसिस को सेल माना गया या फिर नहीं माना गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें सेल बुक में चेक की जाती है। डन। इनवॉइस, अमाउंट, डेट, डिस्टिंक्शन, अगर आपने अलग अलग पर्सन को अलग अलग डिस्काउंट दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद में आउट कौन सी थी? आउटवर्ड बुक है ना, और रिसीव्ड बुक, कितने ऑर्डर रिसीव करे, कितने आउट बुक करे हैं। फिर ओमिटेड तो नहीं हो गया कुछ भी, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस कितने, तो ये सारी चीजें चेक करोगे। फिर था सेल ऑन रिटर्न बुक। सेल रिटर्न बुक, अच्छा सेल रिटर्न क्या होती है? सेल रिटर्न क्या होती है? ठीक है, सेल रिटर्न क्या होती है? सेल रिटर्न का मतलब होता है कि आपने सेल कर दी, कस्टमर को चीज़ पसंद नहीं आई, उसने वापस कर दी। सर अभी भी तो यही पढ़ाया था बेटा, वो था सेल ऑन रिटर्न ऑन अप्रूवल बेसिस। मेरे से कोई बंदा सामान लेके गया, उसने बोला मैं घर जाके बताऊंगा कि मेरे को खरीदना है या नहीं खरीदना, जितनी देर तक वो हाँ नहीं करेगा उतनी देर तक मैं अपनी बुक्स में सेल नहीं लिख सकता हूँ। दैट इज सेल ऑन रिटर्न बेसिस, सेल ऑन रिटर्न बेसिस। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ सेल रिटर्न, तो बेटा उसका मतलब है कि मैंने सामान बेच दिया, मैंने अपनी बुक्स में सेल्स लिख दी, लेकिन फिर उसके बाद में वो बंदे को पसंद नहीं है और वापस करने आ रहा है, दैट इज सेल रिटर्न। इसका मतलब मैंने उससे पैसे सारे ले लिए हुए हैं और अब उसको पैसे वापस भी करने पड़ेंगे और उससे सामान खरीदना पड़ेगा, दैट इज सेल रिटर्न। ठीक है, तो दोनों में फर्क है। तो उन्होंने बोला सेल रिटर्न बुक चेक करते वक्त आप लोग क्या ध्यान रखोगे? तो पहला, एक तो क्रेडिट नोट आपने कितना इशू करा। ठीक है, ऑडिटर हैज टू एग्जामिन द एंट्रीज ऑफ सेल बुक विद द हेल्प ऑफ कॉपीज ऑफ क्रेडिट नोट। मतलब आप लोग ये चेक करोगे कि क्रेडिट नोट आपने इशू करा था, उस क्रेडिट नोट से आप मैच करोगे कि इतनी सेल्स रिटर्न आई। फिर in order to detect any manipulation of the accounts, the auditor also check a few entries in the beginning or at the closing of the financial year। तो आखिर मैनिपुलेशन, आपने कोई गलती तो नहीं करी, आपने जानबूझकर तो नहीं दिखाया कि हमारी रिटर्न वापस आ गई थी, वो अकाउंट को किसी ने मैनिपुलेट तो नहीं करा, खराब तो नहीं करा। इसको चेक करने के लिए वो कुछ एंट्रीज बिगिनिंग की और कुछ एंट्रीज लास्ट वाली स्पेशली चेक करता है कि कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई। और फिर चेक द कास्टिंग ऑफ द सेल रिटर्न बुक एंड देयर पोस्टिंग इन द लेजर, कि आपने जो सेल रिटर्न बुक में कास्टिंग करी है, जो आपकी पोस्टिंग करी है, रिकॉर्डिंग करी है, क्या उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है और क्या वो सही तरीके से पोस्टिंग हुई थी नहीं हुई थी, क्योंकि सेल रिटर्न से फिर आगे लेजर में पोस्टिंग करी जाती है। ठीक है, सब्सिडरी बुक्स में। तो उन्होंने ये चेक करना है कि आपकी पोस्टिंग सही हुई है या फिर नहीं हुई। तो ये सेल रिटर्न बुक में क्या करना होता है बेटा? चेक करना होता है बस। बाकी है बिल रिसीवेबल बुक, बिल पेबल बुक। ठीक है, कितना पैसा आपने पे करना है उसकी बुक चेक करोगे। बिल रिसीवेबल बुक चेक करोगे कि अगर बीआर मिला है तो क्या चीज़ चेक करनी है, बीपी करा है तो क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। तो दो दो तीन तीन पॉइंट भी इसके रखोगे तो ठीक है। बाकी जितना था उतना मैंने करवा दिया तुम लोगों को। ठीक है, जितना था उतना करवा दिया।
बाकी एक बार रीड कर लेना, इनको करके जाना, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें वो अलग अलग चीज़ें पूछते हैं। कई बार वेजेस पूछ लिया था, कई बार उन्होंने सेल के बारे में पूछ लिया था, कई बार उन्होंने सेल रिटर्न के बारे में पूछे, तो मेरे को पता नहीं है कि कौन सा आएगा टॉपिक, लेकिन एक तुम्हें हिंट दे दिया कि अगर कुछ आ गया तो कुछ ना कुछ लिखने को कैसा है, तुम्हें किस तरीके से तुम्हें लिखना है वहाँ पे एग्जाम में, कैसे बनेगा, तो वो चीज़ें तुम लोगों को यहाँ पे सिखानी थी मुझे। डन गाइस। पार्ट सी में वाउचिंग हम लोगों ने कर ली है, वाउचिंग के बाद में सेल रिटर्न भी कर ली है, क्रेडिट सेल का भी बता दिया मैंने, ठीक है। क्रेडिट सेल और सेल रिटर्न एक ही है, नहीं, क्रेडिट सेल अलग है। क्रेडिट सेल में आप लोगों ने जो सेल बुक पढ़ी है ना, वो वैसे क्रेडिट सेल, ठीक है। फिर सेल रिटर्न आप लोगों ने देख लिया, सेल्स देख लिया, फिर उसके बाद में हमने कैश बुक भी देख लिया, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक भी देख लिया, और उसमें वेजेस भी देख लिया। तो ये सारे क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में आए हुए हैं, और दो दो बार रिपीट हुए हैं, दो दो तीन तीन बार, इसलिए मेरे को लगा था ये इंपॉर्टेंट है, तो मैंने करवा दिया जी तुम्हें। और इसके अलावा जो छोड़ा है हम लोगों ने, उसको वन टाइम रीड कर लेना, ताकि एक आइडिया हो जाए कि आखिर एग्जाम में क्या लिखना है, ठीक है बेटा। अब बचेगा तुम्हारा एक वेरिफिकेशन वाला टॉपिक, और वेरिफिकेशन के साथ में तुम्हारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जामिनर फेवरेट्स हैं वो यहाँ पे हो जाएंगे खत्म। बाकी ए पार्ट कंप्लीट है, बी पार्ट कंप्लीट है, सी पार्ट हो जाएगा, और डी पार्ट तुम्हारा ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, ठीक है भाई। हाँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में, तब तक के लिए इसको अच्छे से पढ़ो, अच्छे से याद करो, क्योंकि टाइम अब बहुत कम बचा है एग्जाम्स के लिए, तो डोंट वेस्ट योर टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।